नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। चिराग पासवान बिहार में दबाव की राजनीति करने पर उतारू हैं और हो सकता है कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद वो बीजेपी पर भी एक दबाव बनाने की पॉलिटिक्स करना शुरू कर दें। हम ये क्यों कह रहे हैं, आज आपको इसके कुछ आंकड़े आपको बताने वाले हैं। अभी हाल ही में सारण में, छपरा में जो उनकी रैली हुई है, उस रैली में चिराग पासवान के जो तेवर दिखे हैं और जो उन्होंने खुद बातें कही हैं, वो बातें इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि चिराग पासवान चुप नहीं बैठने वाले हैं। वो एनडीए में प्रेशर पॉलिटिक्स इसलिए कर रहे हैं ताकि उनकी बात मानी जा सके। सबसे पहले मोटे तौर पर चिराग पासवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके हम 7 पॉइंट आपको समझाना चाहते हैं। वो 7 पॉइंट इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि चिराग पासवान अपना फ्यूचर क्या देख रहे हैं बिहार में, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक दौर था जब उन्होंने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहा, और जब उन्होंने खुद को हनुमान के तौर पर पेश किया था, तब एक सीधा मतलब यही होता है कि वो किसी भी परिस्थिति में मोदी का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उनका जो बयान उन्होंने सारण में दिया, उससे साफ पता चलता है कि पॉसिबल है ऐसा कि बिहार में सीटों के बंटवारे पर वो नाराज़ हो जाएं और एनडीए का साथ छोड़ दें। और हो सकता है, इसकी भी संभावना बन सकती है कि वो जेडीयू के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ भी अपना उम्मीदवार उतार दे, या कुछ ऐसी सीटें हैं जहां वो फ्रेंडली फाइट कर। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी यानी कि रामविलास लोजपा 243 सीटों पर लड़ेगी। अब बिहार में तो 243 सीटें ही हैं। तो जब वो ये कह रहे थे तो इसका सीधा सा मतलब था कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व को चुनौती दे रहे हैं, वो बीजेपी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। अभी हाल ही में बिहार में एक बड़ी घटना हुई थी, आपराधिक घटना। गोपाल खेमका एक बहुत जाने माने बिजनेसमैन थे, उनकी कुछ अपराधियों ने हत्या कर दी और उन्हीं के घर के बाहर हत्या कर दी। दिलचस्प इस पूरे मामले में ये था कि गोपाल खेमका का मर्डर उस जगह पर हुआ था जहां से सिर्फ 200 से 300 मीटर की दूरी पर थाना पड़ता है, गांधी मैदान थाना। और आरोप ये लगा कि 1.5 से 2 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। आपने वो तस्वीर भी, वो वीडियो भी ज़रूर देखा होगा, जब गोपाल खेमका के भाई पुलिस पर नाराज़ हो गए, पुलिस के अधिकारी पर नाराज़ हो गए कि 1.5 घंटे 2 घंटे बीत गए खबर किए हुए इमरजेंसी पर, लेकिन आप इतनी देर बाद आ रहे हैं। आपकी जो गश्त की गाड़ी थी वो भी यहाँ से पास हुई है, लेकिन उस गाड़ी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर पटना के एक जाने माने बिजनेसमैन का मर्डर हो गया है और आकर देख लें। ये उन्होंने आरोप लगाया था। अब गोपाल खेमका के मर्डर के बाद चिराग पासवान भी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। सुशासन का साथ दिया था, मतलब वो नीतीश कुमार सुशासन के प्रतीक हैं, तो हमने उनका साथ दिया था। लेकिन गोपाल खेमका का मर्डर जिस तरीके से हुआ, वो कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाता है। ये चिराग पासवान कह रहे हैं। चिराग पासवान आगे कहते हैं कि विपक्ष सवाल उठा रहा है तो गलत नहीं कह रहा, हम भी सवाल उठाते हैं। कानून व्यवस्था की हालत जैसी हो गई है उस पर सवाल उठना चाहिए, ये चिराग पासवान ने कहा। अब सोच कर देखिए कि बीजेपी ने सवाल नहीं उठाया है नीतीश कुमार के लॉ एंड ऑर्डर पर, बीजेपी ने नहीं उठाया है, चिराग पासवान उठा रहे। जीतन राम मांझी ने भी नहीं उठाया, चिराग पासवान उठा रहे। उपेंद्र कुशवाहा ने भी नहीं उठाया, लेकिन चिराग पासवान उठा रहे हैं। और उठाते हुए वो ये बात दावे के साथ कहते हैं कि 243 सीटों पर लड़ेंगे। कुछ राजनीति के जानकार ये मानते हैं कि चिराग पासवान अब बिहार में अपना दबदबा, अपना कद, अपना रुतबा बढ़ाना चाहते हैं, और इसके लिए उनके पास एकमात्र साधन है कि विधानसभा में सीटों के बंटवारे में वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल कर सके। यहाँ ये मत बोलिए कि चिराग पासवान के पास जो लोकसभा की 5 सीटें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण सीटें हैं। तो चिराग पासवान अपनी ही सरकार पर सवाल उठाकर अपने लिए एक सेफ पैसेज बनाना चाहते हैं। और सबसे पहली जो उनकी ये चाल है, जो उनके लिए सबसे उनके फेवर में जा रही है, वो इसलिए भी ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर सरकार बनती है एनडीए की बिहार में, तो जब सीएम और डिप्टी सीएम का बंटवारा हो तो एक सीट एटलीस्ट सीएम नहीं, डिप्टी सीएम ही सही, उनके खाते में आ जाए, उनकी पार्टी के पास आ जाए। जब डिप्टी सीएम की कुर्सी आएगी तो जाहिर सी बात है बिहार में कैडर बढ़ाने में, संगठन बढ़ाने में उनकी एक बड़ी भूमिका हो जाएगी। और ये अच्छे से जानते हैं चिराग पासवान, इसलिए उन्होंने ये दाव खेला है।
इसके अलावा वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी की स्वीकार्यता पहले से ज़्यादा बढ़ जाए। देखिए, लोकसभा में उनके पास 5 सीटें हैं। 2020 में जब वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़े थे तब 135 सीटों पर लड़े थे वो। उस वक्त वो एनडीए का हिस्सा नहीं थे, एनडीए से बाहर कर दिए गए थे। एनडीए से बाहर इसलिए किए गए थे क्योंकि उन्होंने ऐसी तमाम सीटें जहां पर जेडीयू अपने उम्मीदवार उतार रही थी वहां पर चिराग पासवान ने उम्मीदवार उतार दिए थे। और कई जगहों पर तो ऐसे डमी कैंडिडेट उतारे गए थे जो बीजेपी से आए थे और जेडीयू के खिलाफ वो उतर गए चिराग पासवान की टिकट पर। इससे क्या हुआ कि बीजेपी को भी लॉस हुआ और लॉस जेडीयू को भी हो गया। तो चिराग पासवान इस रणनीति के सहारे 2020 में लड़े थे, लेकिन इस बार वो ये चाहते हैं कि हम अगर दबाव बनाएंगे अभी से तो कम से कम तोल मोल की भाषा में कहें तो सीटें ज़्यादा मिल जाएंगी। देखिए, फिलहाल बीजेपी के भीतर, एनडीए के भीतर चिराग पासवान को 35 के आसपास सीटें देने की बातचीत चल रही है, 30 से 35 सीटें। लेकिन चिराग पासवान चाहते हैं कि उन्हें कम से कम 70 से 80 सीटें मिले और एनडीए में इस वक्त ऐसा पॉसिबल लग नहीं रहा है बिहार में। इसलिए वो चाहते हैं कि अपनी स्थिति एनडीए में अगर मजबूत बनाना है तो पहले से ही दबाव बनाना शुरू कर दो। इसके साथ साथ रामविलास पासवान के दौर में देखा गया था कि जो दलित वोटर्स था या जो अति पिछड़ा वोटर्स था वो रामविलास पासवान के साथ खुलकर उनका सपोर्ट करता था। एक और ख़ास बात थी रामविलास पासवान की छवि में कि मुसलमान भी उनको वोट करते थे। लेकिन अब चिराग पासवान चूँकि बीजेपी के हार्ड लाइनर हिंदुत्व वाले एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं, जैसे टीका लगाना आपने देखा होगा, हालांकि वो जाते तो इफ्तार पार्टियों में भी हैं, लेकिन उनकी जो छवि इस वक्त बिहार में बन गई है वो हार्डलाइनर हिंदू वाली बन गई है। तो इसका नुकसान उन्हें लग रहा था कि हो सकता है बिहार के इलेक्शन में। तो उन्होंने इस पर एक नया दाव ये चल दिया कि जब वो सीटों के लिए दबाव बनाएंगे एनडीए के भीतर अलग अलग पार्टियों पर, तो हो सकता है कि उन्हें ज़्यादा सीटें मिले और ये जो अति पिछड़ा या दलित वोटर्स हैं वो दलितों को अगर ज़्यादा टिकट देंगे या अति पिछड़ों को या मुसलमानों को टिकट दे देते हैं तो इससे एक अच्छा मैसेज चला जाएगा। तो इसकी वो कोशिश कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठाया। अब एक चीज़ आप और देखिए कि तेजस्वी यादव का इसी बीच एक बयान आया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि चिराग पासवान की कोई आइडियोलॉजी नहीं बची है। चिराग पासवान क्या कर रहे हैं, क्या वो करना चाहते हैं, ये क्लियर नहीं है जनता के बीच। वो बीजेपी के ही हैं, बीजेपी की छवि के रूप में काम कर रहे हैं। इसलिए हम ऐसा मानते हैं, मतलब तेजस्वी ऐसा मानते हैं कि उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं बची। आप पहले तेजस्वी को सुनिए, फिर आगे बताते हैं। अब चिराग पासवान जी क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, ये तो खुद ही बताएंगे। अब वो उनका मांझी जी का लड़ाई सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं, वो हमको नहीं पता। सीट वाला सॉर्ट आउट हुआ कि नहीं पता। बिहार से चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये हमको नहीं पता। किसके हनुमान हैं, किसके क्या हैं, ये भी हमको नहीं पता। चिराग पासवान जी के पास एक बात तो तय है कि कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं। बढ़ रहा है अपराध पे कमेंट करेंगे लेकिन सरकार का समर्थन करेंगे। जो लोग संविधान को खत्म करेगा, आरक्षण को खत्म करेगा, बाबा साहब को गाली देगा, उसके साथ खड़े रहेंगे। इनको अपने से मतलब है। इन लोगों को सत्ता में बैठे लोग बस अपने आप से मतलब है, बिहारियों से कोई मतलब नहीं है। ये इनका तीसरा टर्म है एमपी को। बताओ एक काम जो चिराग पासवान जी ने जमुई की लगड़ किया हो तो, या केंद्र मंत्री रहते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया, एक काम बिहार के लिए किए हो तो। काम करना नहीं है, बकवास ज्यादा करना है। सब तो एक्टर सब है ना, वहाँ एक्टिंग करने में क्या दिक्कत है किसी को, करे लोग एक्टिंग। 9 तारीख को सर चक्का जाम। 9 तारीख को देखिए राहुल गांधी जी और हम दोनों मिल करके जो है चक्का जाम हम लोग करेंगे। जिस प्रकार से बिहार के गरीबों का अधिकार मत छीनने का प्रयास किया जा रहा है, पहले ये लोग गरीबों का, सरकार में बैठे नीतीश जी, मोदी जी मत का अधिकार छीनेंगे, वोटर लिस्ट से नाम हटवाएंगे, फिर स्वाभाविक रूप से पेंशन भी खत्म हो जाएगा उनका और राशन भी खत्म हो जाएगा। तो उनके अधिकार के लिए हम लोग चक्का जाम करेंगे और साथ ही साथ ट्रेड यूनियन का हम लोग पुरजोर समर्थन भी करेंगे। चिराग पासवान को बहुत अच्छे से पता है कि बिहार में यूथ वोटर्स अच्छी खासी संख्या में हैं और वो एक यूथ लीडर के तौर पर बड़े पॉपुलर भी हो रहे थे अभी।
तो अगर यूथ के बीच अपनी पॉपुलैरिटी के इस ग्राफ को बढ़ाना है तो जाहिर सी बात है उन्हें ज़्यादा सीटों पर लड़ना पड़ेगा। जैसे कि आपने एक चीज़ नोटिस नहीं की होगी, लोकसभा के चुनाव में उनको 5 सीटें मिली और 5 के 5 जीत गए वो। 100% स्ट्राइक रेट रहा उनका। और उन 5 में से जब आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि युवा चेहरे ही सबसे ज़्यादा जीते हैं, ऐसे चेहरे जो अचानक राजनीति में आए और हिट हो गए। तो युवाओं के बीच अपनी इस पकड़ को, अपनी इस पॉपुलैरिटी को वो एक नए मुकाम तक ले जाना चाहते हैं। इस वजह से भी उन्होंने ये पॉलिसी अपनानी शुरू कर दी है कि दबाव बनाओ तो सीटें ज़्यादा मिलेंगी, और हो सकता है सीटें ज़्यादा मिलेंगी तो युवाओं को वो ज़्यादा मौका दे सकते हैं। तो युवाओं के बीच पॉपुलर होने के लिए भी कहा जा रहा है कि वो ऐसी चाल या वो ऐसा दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक जो सबसे बड़ी चीज़ है कि चिराग पासवान ने एक बयान दिया था कुछ दिनों पहले कि वो खुद बिहार चुनाव लड़ेंगे। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चिराग पासवान बिहार चुनाव नहीं लड़ने जा रहे, वो लड़ेंगे। और मैंने आपको बताया कि वो जो दबाव बना रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो इसी वजह से कर रहे हैं कि अगर चिराग पासवान खुद चुनाव लड़ते हैं तो उनके लिए उनके कद का एक स्पेस होना चाहिए, और उनके कद का स्पेस सिर्फ मंत्री बनना भर नहीं है। आपको पता है कि वो युवाओं के बीच इतने पॉपुलर हैं कि कभी कभी तो ट्रेंड चलने लगता है कि मुख्यमंत्री चिराग पासवान। तो वो चाहते हैं कि इस चीज़ को वो बरकरार रखें, और इसीलिए उन्होंने अपनी भूमिका के हिसाब से, अपने कद के हिसाब से प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है एनडीए के भीतर, ख़ास तौर पर जेडीयू और बीजेपी पर। अब देखिए, इतना तो तय है कि जेडीयू या बीजेपी ये 100-101 सीटों के आसपास दोनों पार्टियां लड़ेंगी। तो चिराग पासवान ये बात अच्छे से जान गए हैं कि उनके कद का एक पद उनको मिल जाए और उनके हिसाब से सीटें मिल जाएं। जैसे कि अभी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 18 से 20 सीटें ही मिलेंगी, बच जाती हैं 23 सीटें। तो उन 23 सीटों में हमको भी सीटें जाएंगी और उपेंद्र कुशवाहा को भी जाएगी। तो ऐसे में सबको एनडीए में ये कोशिश की जा रही कि कोई भी दल नाराज़ ना हो। तो चिराग पासवान के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उनको कितनी सीटें मिलनी चाहिए? और वो जो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्या वो एनडीए छोड़ देंगे? क्या वो सचमुच 243 सीटों पर लड़ेंगे, या अपना कैडर बढ़ाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए ऐसा कह रहे हैं वो? आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में हमें बताते चलिएगा।